हेलो एवरीवन, आज हम जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट जिसको कि हम मेटलर्जी बोलते हैं उसके सेकेंड वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिफाइनिंग, जिसको कि हम प्यूरिफिकेशन मेथड बोलते हैं। तो रिफाइनिंग मेथड हमारी टू टाइप की होती है, फिजिकल मेथड्स एंड केमिकल मेथड्स। तो फिजिकल मेथड्स में हम डिस्कस करेंगे लिक्वेशन को, डिस्टिलेशन को, क्यूपलेशन को, पोलिंग को, वेसेमराइजेशन को, जोन रिफाइनिंग को। और जो हमारी केमिकल मेथड्स होती हैं उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वेपर फेज रिफाइनिंग को। वेपर फेज रिफाइनिंग में हमारी आती है मॉन्स प्रोसेस, वैन आर्किल प्रोसेस। फिर हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग को, फिर हम डिस्कस करेंगे क्रोमेटोग्राफी को, फिर डिस्कस करेंगे ब्लास्ट फर्नेस को, फिर डिस्कस करेंगे मेटलर्जी ऑफ कॉपर को, फिर डिस्कस करेंगे एलिंगम डायग्राम को, फिर डिस्कस करेंगे हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एनीलिंग को, क्विंचिंग जिसको कि हम हार्डनिंग बोलते हैं, टेम्परिंग, कास्ट हार्डनिंग, नाइट्राइटिंग। तो आइए वन बाय वन हम इंटरव्यू की स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लिक्वेशन मेथड को कि हमारी लिक्वेशन मेथड जो है वो क्या कहलाती है। तो लिक्वेशन मेथड में हम उन मेटल को प्यूरिफाई करते हैं जिन मेटल के मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कैसे होते हैं, वो लो होते हैं। तो मेटल के मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं लेकिन इम्प्योरिटीज के मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। इम्प्योरिटीज के मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई है और जो हमारा मेटल है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लो है। तो यहाँ पे हम टिन का, लेड का, मरकरी एंड बिस्मथ इन मेटल का प्योरिफिकेशन करते हैं। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो टिन का मेल्टिंग पॉइंट 232 डिग्री सेल्सियस होता है, लेड का मेल्टिंग पॉइंट 327 डिग्री सेल्सियस होता है, मरकरी का होता है -38 डिग्री सेल्सियस और बिस्मथ का होता है 273 डिग्री सेल्सियस। तो मेटल का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लो है और इनमें प्रेजेंट इम्प्योरिटीज जो है उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। तो हमें क्या करना है, इन मेटल को क्या करना है, टिल्टेड सरफेस पे क्या करना है, हीट करना है। तो हमारी ये टिल्टेड फर्नेस है, उस पर क्या करेंगे, हम हीट करेंगे। हीटिंग से होगा क्या कि मेटल का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लो है, तो मेटल जो है वो मेल्ट होके जो है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, और इम्प्योरिटीज जो है वो यहाँ धरी की धरी रह जाएंगी। तो ये हमारी लिक्वेशन मेथड हो। फिर इसके बाद जो हमारी सेकेंड है डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस हम तब अप्लाई करते हैं जब मेटल और इम्प्योरिटीज दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में जो है वो डिफरेंस होता है। मेटल का बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, ये लो होता है और इम्प्योरिटीज का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कैसा होता है, वो हाई होता है, ठीक है। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है तो फिर हम डिस्टिलेशन, और अगर मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस था तो लिक्वेशन मेथड अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे हम जिंक, कैडमियम और मरकरी ये हमारे ग्रुप 12 के एलिमेंट कहलाते हैं। अगर हम जिंक के बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो ये होता है 907 डिग्री सेल्सियस। अगर कैडमियम की बात करें तो ये होता है 765 डिग्री सेल्सियस और अगर मरकरी की बात करें तो इसका होता है 357 डिग्री सेल्सियस। चूंकि मेटल का बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसका मतलब मेटल हमारा वोलेटाइल है जबकि इम्प्योरिटीज नॉन वोलेटाइल है। तो ये हमारे मेटल के बॉइलिंग पॉइंट हो गए और इनमें जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है उनका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई होता है। तो बस हमें क्या करना है, डिस्टिलेशन फ्लास्क में इनको क्या करना है, हीट करना है। तो ये हमारा डिस्टिलेशन फ्लास्क हो गया, ठीक है। और डिस्टिलेशन फ्लास्क के साइड से ट्यूब निकली रहती है तो इसको हम बोलते हैं डिस्टिलेशन फ्लास्क, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, हीट करते हैं मेटल को, यहाँ पे रख देते हैं विथ इम्प्योरिटीज, ठीक है, और हीट करते हैं। तो बस ये जो कंडेंसर है यहाँ पे क्या होगी, ये जो मेटल की वेपर यहाँ पे आएगी, कंडेंसर में जो है वो ठंडी हो जाएगी और रिसीवर में जो है इस वेपर को हम क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारा प्योर मेटल जो है हमको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, हमारा यहाँ पे इम्प्योर मेटल था, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट मेटल का कम है तो मेटल की वेपर बनेगी, वेपर यहाँ पे आएगी, कंडेंसर में
ठंडी होगी और यहाँ पे हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं, तो प्योर मेटल हमको यहाँ पे मिल जाता है। तो ये हमारी डिस्टिलेशन प्रोसेस होगी। फिर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्यूपलेशन, पोलिंग एंड बेसेमराइजेशन प्रोसेस को। तो देखो इन प्रोसेस के थ्रू किन मेटल का प्योरिफिकेशन हम करते हैं, तो ये हम कैसे याद रखेंगे। तो देखो जरा, यहाँ पे एक ट्रॉफी है, इस ट्रॉफी का जो बेस है वो किसका है, वो आयरन का है। तो आयरन का बेस है। ये जो पोल है वो किसका है, पोल जो है वो कॉपर का है, तो कॉपर का पोल है। और ये जो कप है किसका है, सिल्वर का है, तो सिल्वर का कप है। तो बस हो गया। बेसेमराइजेशन प्रोसेस के थ्रू हम आयरन मेटल को प्योरीफाई करते हैं। पोलिंग मेथड के थ्रू हम कॉपर को, एंड क्यूपलेशन मेथड के थ्रू सिल्वर का प्योरिफिकेशन करते हैं। ठीक है ना, आयरन बेस, कॉपर का पोल, सिल्वर का कप। ठीक है, तो क्यूपलेशन प्रोसेस, पोलिंग प्रोसेस एंड बेसेमराइजेशन प्रोसेस में होता क्या है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, इम्प्योर मेटल को हम हीट करते हैं। ये जो हमारे इम्प्योर मेटल हैं, ठीक है, ये भी इम्प्योर हैं, इनको हम हीट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, हीट करने पे ये मेटल जो है वो हमारे कैसे हो जाते हैं, प्योर हो जाते हैं। अगर हम पोलिंग प्रोसेस को छोड़ दें तो यहाँ पे हम ऑक्सीजन भी अप्लाई नहीं करते, जस्ट थोड़ा सा एयर रहती है। तो ये जो दो हमारी मेथड होती हैं ये हमारी पायरोमेटलर्जिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहलाती है। तो पायरोमेटलर्जिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस, पायरो तो मतलब होता है हीट, तो हम हीट कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन मतलब होता है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो मतलब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो पायरोमेटलर्जिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस में हमारा क्यूपलेशन एंड बेसेमराइजेशन आएगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों, क्योंकि इनमें जो इम्प्योरिटीज होती हैं, जो हमारी सिल्वर में इम्प्योरिटीज होती है, जो हमारे आयरन में इम्प्योरिटीज होती हैं, ये इम्प्योरिटीज जो है वो ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा एफिनिटी शो करती हैं। तो मतलब इनकी इम्प्योरिटीज जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाती हैं। तो देखो जरा, क्यूपलेशन प्रोसेस में होता क्या है, तो क्यूपलेशन प्रोसेस में होना क्या है, जब हमारा सिल्वर मेटल में लेड की इम्प्योरिटीज हो, ये तो हमारा मेटल है और ये इम्प्योरिटीज है, तो क्या होता है, लेड ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो लेड ऑक्साइड बनाएगा जो कि बाहर निकल जाता है, राइट। तो क्यूपलेशन प्रोसेस में होता क्या है कि सिल्वर का जो इम्प्योर मेटल है उसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो होता क्या है कि जो लेड होती है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा एफिनिटी शो करती है, तो लेड ऑक्साइड बन के वो सेपरेट हो जाएगा, प्योर सिल्वर हमारा मिल जाता है। तो ये हमारी क्यूपलेशन हो गई। पोलिंग प्रोसेस में क्या होता है, पोलिंग प्रोसेस में होता है कि हम फर्नेस में क्या करते हैं, इम्प्योर कॉपर को हीट करते हैं। ठीक है, फर्नेस में इम्प्योर कॉपर को हमने हीट किया, तो यहाँ पे हमारा कॉपर कैसा है, इम्प्योर है। इसमें इम्प्योरिटीज किसकी है, Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड की इम्प्योरिटीज है। ठीक है, तो ये हमारी इम्प्योरिटीज हो गई। तो पोलिंग प्रोसेस हम तब अप्लाई करते हैं जब जिस मेटल में उसी मेटल ऑक्साइड की इम्प्योरिटीज हो। तो इसको ग्रीन वुड, ये हमारा ग्रीन वुड है। ठीक है, तो ग्रीन वुड से खूब ऐसे हिलाते हैं, तो क्या होता है, गर्म होने पे ये जो ग्रीन वुड है ये सफिशिएंट अमाउंट में हमको कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो दे देता है। कुछ कार्बन एयर की ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होकर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो देता है। ठीक है, जो कि Cu2O को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। तो Cu2O क्या होगा, कार्बन से हीट करेगा तो कॉपर बनेगा एंड कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। ठीक है, अगर Cu2O है, कार्बन मोनोऑक्साइड हीट कर रहा है, तो क्या बनेगा, Cu एंड CO2 बन जाएगा।
तो ये हमारी पोलिंग प्रोसेस हो गई। बेसेमराइजेशन प्रोसेस में होता क्या है कि इम्प्योर आयरन को हम फर्नेस में क्या करते हैं, हीट करते हैं। हीट करने पे इसमें प्रेजेंट इम्प्योरिटीज, अगर मैग्नीज की इम्प्योरिटीज है तो ऑक्सीजन से कंबाइन होके MnO1 आएगा। अगर सिलिका की इम्प्योरिटीज है तो ऑक्सीजन से कंबाइन होके SiO2 बनेगा, ठीक है। अगर कार्बन की इम्प्योरिटीज है, ऑक्सीजन से कंबाइन होके CO2 बन जाएगा, तो ये तो निकल जाएगा। और ये जो हमारा MnO और SiO2 है, ये रिएक्ट करके MnSiO3 ये स्लैग बनता है जो कि निकल जाता है। तो ऐसे हम आयरन का प्योरिफिकेशन जो है वो बेसेमराइजेशन प्रोसेस के थ्रू करते हैं। इसके बाद आएगी हमारी जोन रिफाइनिंग मेथड। तो हमारी जोन रिफाइनिंग मेथड क्या कहलाती है, जोन रिफाइनिंग जो है वो क्या कहलाती है। तो जोन रिफाइनिंग के थ्रू हम सेमीकंडक्टर मेटल को जो है प्योरीफाई करते हैं। तो रिफाइनिंग का मतलब प्योरीफिकेशन से होता है। तो सेमीकंडक्टर मेटल हमारे ग्रुप 14 में होते हैं। तो ग्रुप 14 के हम सारे एलिमेंट लिख लेते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। तो इनमें सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर होता है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्योरीफिकेशन जो है वो हम जोन रिफाइनिंग के थ्रू करते हैं। जो आपकी ग्रुप 13 के कुछ एलिमेंट जैसे कि आपका बोरॉन, गैलियम और इंडियम, इनका प्योरीफिकेशन भी हम जोन रिफाइनिंग प्रोसेस के थ्रू करते हैं। तो हमें करना क्या है कि सेमीकंडक्टर हमने ले लिया, सपोज हमने सिलिकॉन ले लिया। अब सिलिकॉन को प्योरीफाई करना है, मतलब इससे इंप्योरिटीज को निकालना है। तो जोन रिफाइनिंग हम उन एलिमेंट के लिए करते हैं जिनकी इम्प्योरिटीज जो है वो मोल्टन स्टेट में तो ज्यादा सॉल्युबल होती है, लेकिन सॉलिड स्टेट में कम सॉल्युबल होती है। तो अब सपोज कि ये हमारा सिलिकॉन है और ये हमारी रिंग फर्नेस है। तो जैसे रिंग फर्नेस जो है वो सिलिकॉन के ओर घुमाया जाता है, ऊपर और नीचे किया जाता है, तो क्या होता है जहां जहां पे रिंग फर्नेस जाती है वहां वहां का पार्ट जो है वो मोल्टन स्टेट में आ जाता है। और जैसी रिंग फर्नेस जो है वो ऊपर आती है, नीचे वाला पार्ट जो है वो सॉलिडिफाई हो जाता है। तो ये प्रोसेस हम कंटिन्यू रिपीट करते रहते हैं, कई बार रिपीट करते हैं। तो इम्प्योरिटीज जो है वो मोल्टन फॉर्म में कैसी होती है, ज़्यादा सॉल्युबल होती हैं। तो कई बार प्रोसेस को रिपीट करने के बाद जो है फिर हमने यहाँ पे आके रिंग फर्नेस को छोड़ दिया, तो ये वाला पार्ट जो है मेल्टेड था, अब क्या हो गया, सॉलिडिफाई हो गया। बस इतने पार्ट को हम काट देंगे, तो बचा हुआ पार्ट जो है मेटल का क्या हो जाएगा, प्योरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम मेटल को प्योरीफाई करते हैं, जो आपका सेमीकंडक्टर मेटल होता है उसका प्योरीफिकेशन जो है वो ppm लेवल तक जो है वो इम्प्योरिटीज को जो है वो कम कर देते हैं। तो इस मेथड को हम अल्ट्रा प्योरीफिकेशन मेथड भी बोलते हैं। तो ये हमारी अल्ट्रा प्योरीफिकेशन मेथड कहलाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इम्प्योरिटीज को हम ppm लेवल तक कम कर देते हैं। इसके बाद प्योरीफिकेशन की हमारी सेकंड मेथड है केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड में फर्स्ट है वेपर फेज रिफाइनिंग। तो वेपर फेज रिफाइनिंग में हमारा आएगा मॉन्स प्रोसेस एंड वैन आर्किल प्रोसेस। तो मॉन्स प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है एंड वैन आर्किल प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, इसको देखेंगे। एंड सेकेंड है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो यहाँ पे हम वेपर फेज रिफाइनिंग एंड इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की स्टडी करेंगे। तो वेपर फेज रिफाइनिंग हम उन मेटल के लिए करते हैं जो मेटल जो लो टेम्परेचर पे तो रिएक्ट करके वोलेटाइल कंपाउंड बनाता है और हाई टेम्परेचर पे वही वोलेटाइल कंपाउंड डिकम्पोज होकर फिर से मेटल देता है। तो वेपर फेज रिफाइनिंग में दो मेथड आती हैं। एक तो आती है हमारी मॉन्स प्रोसेस और दूसरी आती है वैन आर्किल प्रोसेस। मॉन्स प्रोसेस में हम निकल को प्योरीफाई करते हैं और वैन आर्किल प्रोसेस में टाइटेनियम के बाद आता है जिरकोनियम, के बाद आता है हैफनियम। ये ग्रुप 4 के एलिमेंट हैं, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफनियम। तो पहले टाइटेनियम, फिर नीचे जिरकोनियम, फिर उसके नीचे हैफनियम आता है। तो इनका प्योरीफिकेशन करते हैं। तो मॉन्स प्रोसेस तो हम आपको बता चुके हैं। तो इसमें क्या होता है, ये निकेल जो है वो हमारा कैसा है, इम्प्योर। इसको हमें प्योर करना है तो कार्बन मोनोऑक्साइड से हम रिएक्ट कराते हैं। तो NiCO
OL4 बनता है। ये रिएक्शन 60 से 80 डिग्री सेल्सियस के बीच होती है, ठीक है। ये कंपाउंड कैसा होता है, वोलेटाइल। 180 डिग्री सेल्सियस पे ये डिकम्पोज होकर निकल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड देता है, ठीक है। तो इम्प्योर निकल हमारा कैसा होता है, प्योर हो जाता है। तो ये तो हमारी हो गई मॉन्स प्रोसेस। अब जो हमारी वेन आर्कल प्रोसेस होती है, उसमें क्या होता है, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफनियम का प्यूरिफिकेशन करते हैं। तो ये आपका इम्प्योर है। इसकी रिएक्शन आयोडीन से कराओगे तो 250 डिग्री सेल्सियस पे ये TiI4 बनता है, जो कैसा होता है, वोलेटाइल होता है। जब आप इसको 1400 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हो तो ये टाइटेनियम अलग हो जाता है, आयोडीन जो है वो अलग हो जाएगा। इक्वेशन को हमने कर दिया बैलेंस। तो ऐसे हमारा टाइटेनियम जो है वो प्योर हो जाता है। इसी प्रकार जिरकोनियम से कराओगे तो इम्प्योर जिरकोनियम लिया, 250 डिग्री सेल्सियस पे ZrI4 बनेगा, 1400 डिग्री सेल्सियस पे डिकम्पोज होके जिरकोनियम एंड आयोडीन बन जाएगा। हैफनियम से कराओगे तो ये हैफनियम से HFI4 बनेगा। हीट करोगे हाई टेम्परेचर पे तो ये बन जाएगा, तो प्योर हैफनियम बन जाएगा। तो ये हमारी वेपर फेज रिफाइनिंग हो गई, जिसमें कि दो प्रोसेस होती है, मॉन्स प्रोसेस एंड वेन आर्कल प्रोसेस। मॉन्स प्रोसेस निकल के लिए होती है, वेन आर्कल प्रोसेस टाइटेनियम, जिरकोनियम एंड हैफनियम के लिए। तो हम कॉपर की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जो है वो करेंगे। तो कॉपर की हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं। तो ये हमारा सेटअप है। यहाँ पे जो एनोड है वो इम्प्योर कॉपर का बनाया गया है और कैथोड जो है वो बनाया गया है प्योर कॉपर का। और जो हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है वो कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट है। इसमें थोड़ा सा हम H2SO4 डाल देते हैं ताकि कॉपर सल्फेट की कंडक्टिविटी और ज्यादा बढ़ जाए। तो अब ये इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो थोड़ा सा अलग होगा। जो हमारा कॉमन इलेक्ट्रोलिसिस होता है उससे थोड़ा सा अलग होता है। तो देखो जरा, जो कॉपर सल्फेट है Cu डाई पॉजिटिव, SO4 -2। अब चूंकि इसका एक्वस सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है, तो मतलब इसमें वाटर में इनको डिसॉल्व किया गया है, तो H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव ये वाटर ऐसे आयनाइज होता है। क्लियर है। अब थोड़ा सा अलग कैसे होने वाला है, जब हम नॉर्मल इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रोड या तो प्लेटिनम के बनाते हैं या फिर ग्रेफाइट के बनाते हैं। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड लेते हैं और इनर्ट इलेक्ट्रोड लेने पे होता क्या है कि SO4 -2 एंड OH नेगेटिव आयन दोनों इधर पे जाएंगे। दोनों में से कोई एक डिस्चार्ज होगा तो OH नेगेटिव आयन डिस्चार्ज होता था। और यहाँ पे कॉपर डाई पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव जाएगा, कौन डिस्चार्ज होगा, कॉपर डिस्चार्ज होगा। लेकिन चूंकि हमने इलेक्ट्रोड यहाँ पे प्लेटिनम या फिर ग्रेफाइट के नहीं बनाए, इम्प्योर कॉपर का एनोड बनाया और प्योर कॉपर का हमने कैथोड बनाया और इलेक्ट्रोलाइट भी उसी मेटल का बनाया। तो रिएक्शन जो है वो थोड़ा सा अलग होती है। रिएक्शन में क्या चेंज होता है तो देखो जरा, एनोड रिएक्शन। तो एनोड पे कौन सी रिएक्शन होने वाली है, तो ये जो इम्प्योर कॉपर है ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो कॉपर डाई पॉजिटिव बनेगा। मतलब OH नेगेटिव यहां पे जाता और इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता, उससे पहले इम्प्योर कॉपर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके कॉपर डाई पॉजिटिव बनाता है। तो ये डिफरेंस होता है नॉर्मल इलेक्ट्रोलिसिस एंड स्पेशल इलेक्ट्रोलिसिस में। अब कैथोड पे रिएक्शन क्या होगी, तो कैथोड पे हमारी रिएक्शन होने वाली है। कैथोड पे तो नॉर्मल रिएक्शन होगी, कॉपर डाई पॉजिटिव जाएगा यहां पे, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, कॉपर सॉलिड जो है बन जाएगा। मतलब इस इलेक्ट्रोड पे कॉपर का डिपोजिशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, कॉपर जो है वो डिपॉजिट हो रहा है और इस इलेक्ट्रोड से कॉपर जो है वो सॉल्यूशन में आ रहा है। तो ये रॉड जो है वो कोरोड होगी, ऐसी हो जाएगी, और ये रॉड जो है वो मोटी हो जाएगी। अब यहां पे ये जो एनोड मड है, यहां पे हमको
कुछ मेटल जो है वो मिलते हैं जो कि इम्प्योर कॉपर में प्रेजेंट होते हैं। अब इम्प्योर कॉपर में प्रेजेंट होने वाले कौन कौन से मेटल हमको मिल सकते हैं, तो हमारा एनोड मड जो है वो क्या कहलाएगा, तो हमको यहाँ पे वो मेटल मिलेंगे जिनकी रिएक्टिविटी कॉपर से कम होती है। तो इम्प्योर कॉपर में हमारे गोल्ड की इंप्योरिटीज होती है, सिल्वर की इंप्योरिटीज होती है, प्लेटिनम की होती है, पैलेडियम की होती है। तो चूंकि इन मेटल की रिएक्टिविटी कॉपर से कम है, इस कारण एनोड पे ये मेटल इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाते, कॉपर ही इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाता है, इसलिए एनोड मड में हमको ये वाले मेटल मिलते हैं। तो एनोड मड पे हमको कौन कौन से मेटल मिलेंगे, वो मेटल मिलेंगे जिनकी रिएक्टिविटी कॉपर से कम है। तो उनको सिल्वर मिल सकता है, गोल्ड मिल सकता है, प्लेटिनम मिल सकता है, पैलेडियम मिल सकता है, जो कि इम्प्योर कॉपर में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं एज अ इम्प्योरिटी। अब कॉलम क्रोमेटोग्राफी और एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी जो है वो होती क्या है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक हमको ब्यूरेट ले लेना है या ग्लास ट्यूब ले लेना है, और ये ग्लास ट्यूब हमने ले ली, ठीक है। अब ग्लास ट्यूब में हमें एडजॉर्बेंट जो है वो प्रिपेयर करना है। तो एडजॉर्बेंट जो है वो हमने ले लिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो Al2O3 हमने एडजॉर्बेंट ले लिया। Al2O3 को हम सुटेबल सॉल्वेंट में क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, और इसका सेमी सॉलिड जो है वो सॉल्यूशन बना लेंगे। सेमी सॉलिड सॉल्यूशन को इस ट्यूब में जो है वो भर देंगे। अब कॉलम क्रोमेटोग्राफी में हमें जिस भी कलर को सेपरेट करना हो, मिक्सचर ऑफ कलर उसको सेपरेट करना हो, या फिर ऐसे एलिमेंट जो बहुत माइन्यूट अमाउंट में मिलते हैं और उनमें जो इम्प्योरिटीज हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो लगभग एलिमेंट जैसी ही होती हैं, तो ऐसे एलिमेंट का सेपरेशन भी हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी के थ्रू करते हैं। तो सपोज हमें डाई मिक्सचर जो है उसको सेपरेट करना है, तो हमने 3-4 कलर को मिक्स कर दिया और उसको क्या करना है, सेपरेट करना है। तो डाई से हमें क्या है, कलर को सेपरेट करना है। तो डाई को क्या है, सुटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करा दो और डिसॉल्व करा के इस कॉलम में भर दो। अब क्या होगा, इस कॉलम में अब ये डाई जो है वो नीचे आएगी। तो ये तो हमारी स्टेशनरी फेज कहलाती है, और ये वाली हमारी मोबाइल फेज कहलाती है। तो स्टेशनरी फेज पे जो मोबाइल फेज है इसकी जो रफ्तार होती है वो अलग अलग होती है। तो जितने भी इसमें कलर होंगे उन सभी की जो रफ्तार होगी, मूवमेंट जो होगी, वो कैसे होगी, वो अलग अलग होगी। तो जब अलग अलग होगी तो क्या होता है, जो हमारा एडजॉर्बेंट है एल्यूमिना, तो एडजॉर्बेंट एल्यूमिना पे जो है वो कलर जो है वो अलग अलग प्लेस पे जो है वो एडजॉर्ब हो जाएंगे। तो ये हमारा एल्यूमिना हो गया। अब सपोज कि यहां पे जो है ब्लू कलर जो है एडजॉर्ब हो गया, और इस जगह पे जो है वो ग्रीन कलर का एडजॉर्प्शन हुआ, और इस जगह पे जो है वो रेड कलर एडजॉर्ब होगा। तो एक बैंड हमको ये दिखाई दे रहा है, एक बैंड ये दिखाई दे रहा है, एक बैंड ये नजर आ रहा है। अब क्या करेंगे, हम सॉल्वेंट जो है वो सुटेबल सॉल्वेंट जो है वो हम डालेंगे जिनमें से ये तीनों डिसॉल्व होंगे। तो हमने सुटेबल सॉल्वेंट डाला। अब मान लीजिए सुटेबल सॉल्वेंट में मान लो ये कलर जो है वो सॉल्युबल है, तो क्या होगा, ये नीचे आता जाएगा। इसका नॉब हमने ऑन कर दिया और ये पूरा का पूरा जो है वो डाई नीचे आ जाएगा। मान लीजिए उस सॉल्वेंट में ये भी सॉल्युबल था तो ये भी धीरे धीरे नीचे आएगा और टैप से खोल के हमने बाहर निकाल दिया। उस सॉल्वेंट में ये भी सॉल्युबल था तो ये भी धीरे धीरे नीचे आके हम तीनों कलर को जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट हैं, उनका मिक्सचर है और उसमें इम्प्योरिटीज भी हैं, तो उनका सेपरेशन भी हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी के थ्रू करते हैं। अब यहाँ पे दो टर्म जो है वो यूज की जाती हैं, एक तो होता है स्लरी और दूसरा होता है इल्यूएंट।
तो स्लरी हमारी क्या कहलाती है? तो जो हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो पेस्ट बनाया था, स्टेशनरी फेज जो है वो हमारी स्लरी कहलाती है। और इल्यूएंट क्या कहलाता है? जो हमारा सॉल्वेंट हम डाल रहे हैं जिनमें ये डाई जो है वो सॉल्युबल होगी, वो हमारा सॉल्वेंट इल्यूएंट कहलाता है। तो जो हमारे नेचुरल पिगमेंट होते हैं, जो हमारी डाई होती हैं, तो डाई के जो कलर मिक्सचर होते हैं उनका सेपरेशन हम क्रोमेटोग्राफी के थ्रू कर देते हैं। लेकिन आजकल क्रोमेटोग्राफी से हम जो हमारा प्रोटीन होता है इसका आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो अमीनो एसिड बनते हैं। तो डिफरेंट अमीनो एसिड का सेपरेशन जो है वो क्रोमेटोग्राफी मेथड के थ्रू किया जाता है। जो हमारा ब्लड में ड्रग का सैंपल है, उस सैंपल का डिटेक्शन भी क्रोमेटोग्राफी मेथड के थ्रू हम करते हैं। ऐसे एलिमेंट जो स्मॉल अमाउंट में पाए जाते हैं, तो वो एलिमेंट जो स्मॉल अमाउंट में मिलते हैं उनका सेपरेशन भी हम क्रोमेटोग्राफी मेथड के थ्रू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6.11 है, व्हाट क्राइटेरियन इज फॉलोड फॉर द सिलेक्शन ऑफ द स्टेशनरी फेज इन क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेज होती है उसके सिलेक्शन में हमें कौन से क्राइटेरिया फॉलो करने होते हैं? तो हमारा पहला क्राइटेरिया है, इट शुड बी इजिली अवेलेबल। तो स्टेशनरी फेज की मेकिंग में हम जो भी मटेरियल यूज करें उसकी अवेलेबिलिटी कैसी होनी चाहिए? इजिली होनी चाहिए। नंबर सेकेंड जो है उसकी एब्जॉर्बिंग पावर जो है वो हाई होनी चाहिए और सिलेक्टिव एब्जॉर्बिंग पावर होनी चाहिए। और थर्ड कैटेगरी है, जो भी मटेरियल स्टेशनरी फेज में हम यूज करें उसको मोबाइल इफेक्ट से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तो ये हमारे 3 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो कि हमें ध्यान रखना होगा जब भी हम स्टेशनरी फेज का सिलेक्शन करें। तो जो हमारे स्टेशनरी फेज के मटेरियल होते हैं वो आपका एल्यूमिना हो सकता है। फॉर्मूला जो है Al2O3, जो आपका सिलिका जेल SiO2 होता है। चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल तो कार्बन ही रहता है। स्टार्च, ये तो आपका पॉलीमर है। कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इनमें से किसी भी मटेरियल का यूज जो है वो हम स्टेशनरी फेज को बनाने में कर सकते हैं। हमको करना क्या होता है, ये जो मटेरियल है इनको सुटेबल सॉल्वेंट में क्या करना है? डिसॉल्व करना है। और हमें सेमी सॉलिड मिक्सचर जो है वो तैयार करना है। तो सेमी सॉलिड मिक्सचर जो है वो स्टेशनरी फेज को जो है वो बनाएगा। अब हम कॉपर की मेटलर्जी को डिस्कस करने वाले हैं कि कॉपर का एक्सट्रैक्शन हम कैसे करते हैं। कॉपर का एक्सट्रैक्शन जो है वो हम कॉपर पायराइट ओर से करते हैं। तो ओर जो है होता है कॉपर पायराइट। फॉर्मूला होता है CuFeS2। तो सबसे पहले हम इसकी रोस्टिंग करते हैं। तो जो आपका CuFeS2 होता है, रोस्टिंग में ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है तो बनेगा Cu2S प्लस FeS प्लस SO2। इक्वेशन को कर लेते हैं बैलेंस। तो ये इक्वेशन हमारी जो है वो बैलेंस हो जाती है। अब जो हमारा स्मेल्टिंग प्रोसेस होती है, इस स्मेल्टिंग प्रोसेस में होता क्या है? तो देखो जरा, जो आपका Cu2S है वो थोड़ी सी ऑक्सीजन से Cu2O एंड SO2 बनाएगा। इक्वेशन को जो है वो हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ 3/2 ऑक्सीजन कर देंगे। ये जो क्यूप्रस ऑक्साइड बना है वो Cu2S को सेल्फ रिड्यूस कर देगा। तो ये बनेगा कॉपर एंड SO2। इक्वेशन को हम करेंगे बैलेंस, तो यहाँ पे 2 करोगे तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ रिडक्शन। ये जो रिएक्शन है यही हमारा ऑटो रिडक्शन कहलाता है और इसी को हम एयर रिडक्शन बोलते हैं। मतलब स्मेल्टिंग प्रोसेस में हमें अलग से रिड्यूसिंग एजेंट लेने की जरूरत नहीं है, ना तो हमें कार्बन की जरूरत है ना हाइड्रोजन की जरूरत है।
यहाँ पे ये सेल्फ रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो इतने सारे रिडक्शन जो है हम इसको बोलते हैं। अब SiO2 का रोल जो है वो बताना, सिलिका का रोल जो है वो बताना है। तो सिलिका का रोल जो है वो होगा क्या, तो देखो जरा, जो आपका FeS है ये तो इम्प्योरिटीज है, बिल्कुल है। तो ये क्या होता है, ऑक्सीजन से ये भी थोड़ा सा कंबाइन होता है, तो ये FeO बनाएगा और SO2 बनाएगा, 3/2 कर दोगे, इक्वेशन होगी बैलेंस। अब ये जो FeO बना हुआ है ये क्या है, ये इम्प्योरिटीज से क्या होगा, SiO2 जो है रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, FeSiO3। ये हमारा कहलाता है स्लैग, जिसको कि हम फेरस सिलिकेट बोलते हैं। बस तो SiO2 जो है एक हमारे फ्लक्स की तरह काम करता है। ये हमारा एसिडिक फ्लक्स होगा जो कि इम्प्योरिटीज को रिमूव कराता है, और इम्प्योरिटीज कैसी होगी, बेसिक। तो कॉपर के एक्सट्रैक्शन में जो सिलिका का रोल है वो क्या करना है, इम्प्योरिटीज को रिमूव कराना। आयरन का एक्सट्रैक्शन जो है वो ब्लास्ट फर्नेस में हम करते हैं। तो जो वहां पे डिफरेंट जोन होते हैं उनकी केमिकल रिएक्शन क्या होगी, हमें वो रिएक्शन जो है वो लिखनी है। तो ये हमारा ब्लास्ट फर्नेस है। ब्लास्ट फर्नेस में 4 जोन होते हैं, पहला कंबस्शन जोन, सेकेंड है जोन रिफाइनिंग, थर्ड है स्लैग फॉर्मेशन, फोर्थ है रिडक्शन जोन। तो कंबस्शन जोन का टेम्परेचर 1500 से 1600 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। जोन रिफाइनिंग का टेम्परेचर 1200 से 1500 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। स्लैग फॉर्मेशन का टेम्परेचर 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। और रिडक्शन जोन का टेम्परेचर 200 से 700 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। ये यहाँ पे 2 ट्यूब निकली है, यहां से हम एयर को पास करते हैं, और ये कप एंड कोन अरेंजमेंट होता है। ये कोन है, ये कप अरेंजमेंट है। तो कप में हम आयरन और कैल्शियम कार्बोनेट एंड कोक के मिक्सचर को जो है वो डालते हैं। तो जब हम इस रस्सी को ढीला करते हैं तो कोन नीचे आएगा, तो ये मिक्सचर जो है आयरन और कैल्शियम कार्बोनेट और कोक का मिक्सचर जो है वो इस ब्लास्ट फर्नेस में गिर जाता है। तो डिफरेंट जोन में केमिकल रिएक्शन कैसे होती है वो हमें बताना है, ठीक है। तो हम ये वाला पार्ट जो है इसको साफ कर देते हैं। तो जब ये मिक्सचर जो है ब्लास्ट फर्नेस में नीचे गिरता है तो कंबस्शन जोन में क्या रिएक्शन होती है, तो सबसे पहला जोन हमारा है कंबस्शन जोन। तो यहां पे कंबस्शन होता है, किसका होता है, कार्बन का कंबस्शन होगा। जो कोक है उसका कंबस्शन होगा। तो कोक जो है वो ऑक्सीजन में कंबाइन होगा, तो क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। CO2 जो है वो कार्बन द्वारा रिड्यूस होकर क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, कंबस्शन जोन का टेम्परेचर कितना है, 1500 से 1600 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। तो 1500 डिग्री सेल्सियस पे कार्बन डाइऑक्साइड स्टेबल नहीं होता, कार्बन मोनोऑक्साइड स्टेबल होता है। इस कारण कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन के थ्रू रिड्यूस हो जाता है। तो ये तो हमारे कंबस्शन जोन की रिएक्शन हो गई। फिर इसके बाद हम सीधे रिडक्शन जोन में जाएंगे। तो हमारा दूसरा जोन है रिडक्शन, ठीक है। यहां से हम सीधे यहां पे शिफ्ट हो गए, तो रिडक्शन जोन में हम चले गए। तो रिडक्शन जोन में क्या होता है, जो आयरन ओर होता है, तो आयरन ओर में हम यहां पे हेमेटाइट ओर लेते हैं। फॉर्मूला Fe2O3 होता है, ठीक है। तो Fe2O3 जो है उसका रिडक्शन होगा। तो Fe2O3 कार्बन के थ्रू इसका रिडक्शन होगा। तो यहां पे आयरन जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है ना। तो पहले ये रिड्यूस होता है Fe3O4 मैग्नेटाइट एंड CO बनेगा। इक्वेशन को हम करते हैं बैलेंस। तो यहाँ पे 3 लगाएंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे, तो इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाती है। अब यहाँ पे ये जो मैग्नेटाइट बना है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 8/3 होती है आयरन की, मतलब 2.66। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी आना, इसी को तो हम बोलते हैं रिडक्शन। अब ये जो Fe3O4 बना है,
ये कार्बन से फर्दर रिड्यूस होगा, क्या बनाएगा, FeO, फेरस ऑक्साइड। यहाँ पे आयरन जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यहाँ पे ये 2.66 से ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होके FeO बना एंड कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। इक्वेशन को हम करेंगे बैलेंस, तो इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। अब ये जो FeO है ये कार्बन के थ्रू रिड्यूस होकर क्या बनाएगा, आयरन एंड CO बनाएगा। ये जो आयरन बना हुआ है इसको हम स्पॉन्जी आयरन बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा स्पॉन्जी आयरन जो है वो कहलाता है। तो जो हमारा ओर है उसका रिडक्शन हो गया, रिडक्शन जो है वो आयरन में हुआ और आयरन जो है अब नीचे आ रहा है। तो ये तो हमारा रिडक्शन जोन है। फिर ये हमारा सिलेक्ट फॉर्मेशन जोन है। फिर ये हमारा जोन रिफाइनिंग है और ये जो है कंबशन जोन हो गया। ठीक है, तो ये हमारा कंबशन जोन हो गया। फिर इसके बाद थर्ड है सिलेक्ट फॉर्मेशन। तो सिलेक्ट का फॉर्मेशन होता कैसे है, तो ये जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 1000 डिग्री सेल्सियस पे ये कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 में ब्रेक हो जाता है। अब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये SiO2, ये इम्प्योरिटीज है, से क्या बनाता है, CaSiO3, इसको हम बोलते हैं स्लैग और इसका केमिकल नेम होगा कैल्शियम सिलिकेट। ये हमारा कैल्शियम सिलिकेट कराता है। ठीक है ना, तो ऐसे हमारा स्लैग का फॉर्मेशन जो है वो हो जाता है। तो ये SiO2 इम्प्योरिटीज के अलावा भी आयरन जो ओर है उसमें P4O10 की इम्प्योरिटीज होती हैं जो कि कोक के थ्रू रिड्यूस होके फॉस्फोरस एंड कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बनाएंगी। ठीक है, MnO2 की इम्प्योरिटीज होती है तो कार्बन के थ्रू रिड्यूस होके Mn एंड CO बनेगा। ठीक है, SiO2 भी यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है तो सिलिकॉन एंड CO बनता है। अब क्या होता है कि ये जो स्पॉन्जी आयरन जो है वो नीचे आ रहा था, रिडक्शन जोन में जो स्पॉन्जी आयरन बना था वो आ रहा था, तो ये जो इम्प्योरिटीज है फॉस्फोरस, मैंगनीज और सिलिकॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो हमारा स्पॉन्जी आयरन है वो फॉस्फोरस, वो मैंगनीज, वो सिलिकॉन से क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो ये बनेगा यहाँ पे इम्प्योर आयरन। तो ये जो स्पॉन्जी आयरन जो है इसने फॉस्फोरस, मैंगनीज, सिलिकॉन को एब्जॉर्ब कर लिया। अब ये आएगा जोन रिफाइनिंग में। टेम्परेचर 1200 से 1500 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। तो हमारा फोर्थ है जोन रिफाइनिंग। तो जोन रिफाइनिंग में होता क्या है, ये जो आयरन है विथ इम्प्योरिटीज, तो आयरन जो है वो क्या होता है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है 1300 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आयरन जो है वो क्या हो जाता है, ये मेल्ट हो जाता है। ठीक है, आयरन जो है यहाँ पे मेल्ट हो जाता है और ये जो मेल्टेड आयरन है इसको हम बोलते हैं पिग आयरन। तो मेल्टेड आयरन जो है उसको हम क्या बोलते हैं, पिग आयरन। तो मेल्टेड आयरन तो यहां पे इकट्ठा हो जाएगा, जिसको हमने क्या बोला, पिग आयरन बोला। और स्लैग जो है लाइटर होता है तो स्लैग यहां पे कलेक्ट हो जाएगा। तो यहां से तो स्लैग निकलेगा और यहां से जो है वो मेल्टेड आयरन निकलेगा। ठीक है ना, तो ये तो हमारा स्लैग
कलेक्शन का पॉइंट हो गया और ये हमारा पिग आयरन की कलेक्शन का पॉइंट हो गया। अब पिग आयरन जो है इसको हम रीमेल्ट करते हैं। पिग आयरन को आप क्या करोगे, रीमेल्ट करोगे तो ये कास्ट आयरन में कन्वर्ट हो जाता है। हाउ कास्ट आयरन डिफरेंट फ्रॉम पिग आयरन, तो कास्ट आयरन पिग आयरन से कैसे डिफरेंट होता है। तो देखो जरा, जो हमारा ओर होता है हेमेटाइट ओर Fe2O3, ये तो ओर है। ब्लास्ट फर्नेस में इससे जो आयरन मिलता है वो हमारा कैसा होता है, उसको हम बोलते हैं पिग आयरन। तो ये जो हमारा पिग आयरन होता है इसमें 93% तो आयरन होता है, अप्रॉक्स 5% कार्बन होता है और 2% के समथिंग फॉस्फोरस, सिलिकॉन एंड मैग्नीज की इम्प्योरिटीज होती है। ठीक है, ये जो हमारा पिग आयरन है जब हम इसको रीमेल्ट करते हैं तो पिग आयरन हमारा कास्ट आयरन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो हमारा कास्ट आयरन है, ये आयरन जो है बहुत हार्ड होता है और जो हमारा पिग आयरन है ये एज कंपेयर टू सॉफ्ट होता है। अब कास्ट आयरन की हार्डनेस जो है वो किस कारण से होती है, तो देखो जरा, जब आप पिग आयरन को कूल करते हो, पिग आयरन है, आपने इसको कूल किया तो अगर कूलिंग जो है वो कैसी है, फास्ट है, तो हमारा कास्ट आयरन जो है बहुत हार्ड होगा, वेरी हार्ड। क्यों? क्योंकि ये जो कार्बन है वो आयरन के साथ रिएक्ट करके Fe3C बनाता है जिसको हम सीमेंटाइन बोलते हैं। और अगर आपने कूलिंग जो है वो स्लो की, वेरी स्लो, तो फिर ये जो हमारा कार्बन है वो ग्रेफाइट के फॉर्म में मिलता है। तो आयरन के साथ कार्बन जो है वो ग्रेफाइट के फॉर्म में मिलता है। तो ये वाला कास्ट आयरन हमारा कहलाता है वाइट कास्ट आयरन और ये वाला हमारा कहलाता है ग्रे कास्ट आयरन। पिग आयरन में कार्बन परसेंट अप्रोक्स 5% के समथिंग होता है और कास्ट आयरन में कार्बन परसेंट अप्रोक्स 3% होता है। तो 3% कार्बन इधर, 5% कार्बन इस जगह पे होता है। तो ये मेन डिफरेंस होता है पिग आयरन एंड कास्ट आयरन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज हम एलिंगम डायग्राम को डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा एलिंगम डायग्राम जो है वो क्या कहलाता है। बच्चों में एलिंगम डायग्राम के प्रति बहुत खौफ है, लेकिन आज ही खौफ जो है वो खत्म होने वाला है। तो चलिए देखते हैं हमारा एलिंगम डायग्राम जो है वो क्या कहलाता है। तो एलिंगम डायग्राम की हेल्प से हम यहाँ पे इतना समझते हैं कि जो हमारा मेटल ऑक्साइड होता है उसको अगर हमें मेटल में कन्वर्ट करना है तो हमें कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो सुटेबल होगा। मतलब कार्बन लेना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड लेना है कि कोई मेटल लेना है। तो जो हमारी मेटलर्जिकल प्रोसेस होती है उसमें मेटल ऑक्साइड को हम मेटल में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ से हम मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो मेटलर्जिकल प्रोसेस में कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो सुटेबल होगा मेटल ऑक्साइड के रिडक्शन में। तो हम ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो सिलेक्ट करते हैं जिससे हमारी मेटलर्जिकल प्रोसेस इजी एंड प्रॉफिटेबल हो जाए। एंड कोई भी मेटलर्जिकल प्रोसेस इजी एंड प्रॉफिटेबल तभी हो सकती है जब जो हमारे केमिकल रिएक्शन है उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू जो है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू कैसी हो, नेगेटिव हो।
तो मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कराने के लिए हमें वो रिड्यूसिंग एजेंट लेना है जहां पे डेल्टा जी की वैल्यू बहुत ज्यादा नेगेटिव हो। डेल्टा जी की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी केमिकल रिएक्शन उतनी ज्यादा फीजिबल होगी, उतनी ज्यादा स्पॉन्टेनियस होगी। और अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो हमारी प्रोसेस जो है वो कैसी होगी, इजी एंड प्रॉफिटेबल होगी। तो एलिग्नम डायग्राम की हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि हमारा कौन सा मेटल ऑक्साइड कितना स्टेबल होता है। तो सबसे नीचे हमारा ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शन से बना है। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन की रिएक्शन से मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो बना है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसे बना है, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शन से Al2O3 बना है। ठीक है, इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेते हैं, ये 3/2 कर। तो ऐसे ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है जो एलिमेंट की ऑक्सीजन के रिएक्शन से रिस्पेक्टिव ऑक्साइड जो है वो बन रहे हैं। अब जिस ऑक्साइड की लाइन सबसे नीचे है वो ऑक्साइड जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो देखो जरा, यहां से यहां तक, तो इस पॉइंट तक तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लाइन नीचे है, इस कारण मैग्नीशियम ऑक्साइड स्टेबल है। लेकिन इस पॉइंट के जैसे ही हम अब चले गए तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लाइन नीचे हो गई, मतलब अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमारा स्टेबल हो गया। बात को समझना, ग्राफ में जिस ऑक्साइड की लाइन नीचे है वो ऑक्साइड उतना ज्यादा स्टेबल होगा। इस टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर पे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड स्टेबल है, लेकिन हायर टेम्परेचर पे हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड स्टेबल है। क्यों? क्योंकि हायर टेम्परेचर पे अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लाइन जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लाइन से नीचे हो गई। और ये टेम्परेचर है 1665 केल्विन। तो 1665 केल्विन से बिलो टेम्परेचर पे मैग्नीशियम ऑक्साइड स्टेबल है, लेकिन इससे अबव टेम्परेचर पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो स्टेबल होता है। तो ऐसे हम स्टेबिलिटी जो है वो चेक करते हैं। तो इस ग्राफ से हमको इजीली समझ में आ जाएगा कि किस मेटल ऑक्साइड के लिए कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट लें ताकि वो मेटल ऑक्साइड मेटल में कन्वर्ट हो जाए। और ये प्रोसेस हमारी कैसे होनी चाहिए, स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए, मतलब प्रोसेस इजी एंड प्रॉफिटेबल हो। और इजी एंड प्रॉफिटेबल कब हो सकती है, जब डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो कैसी हो, मोर नेगेटिव हो। ज्यादा से ज्यादा डेल्टा जी नेगेटिव होगा, प्रोसेस उतनी ही ज्यादा स्पॉन्टेनियस होगी। तो ये जो एलिंगम डायग्राम का जो ग्राफ है ये प्लॉट किया जाता है टेम्परेचर एंड डेल्टा जी के बीच। तो ये हमारी गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो y एक्सिस पे है और टेम्परेचर हमने x एक्सिस पे लिया हुआ है। एनर्जी किलो जूल पर मोल में है और टेम्परेचर हमने केल्विन में लिया है। तो देखो जरा, सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं मरकरी ऑक्साइड से। डेल्टा जी की वैल्यू -200 से थोड़ा सा ज्यादा है और सिल्वर ऑक्साइड डेल्टा जी की वैल्यू ये लगभग -50 किलो जूल के समथिंग होगा। लेकिन इन ऑक्साइड में डेल्टा जी की वैल्यू 0 से ऊपर हो जाती है, इसका मतलब ये ऑक्साइड अनस्टेबल होंगे। तो 0 तो हमारा ये है, इससे अबव दोनों ग्राफ के लिए डेल्टा जी की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब है कि ये दोनों ऑक्साइड कैसे होते हैं, हाईली अनस्टेबल होंगे। हमें डेल्टा जी की वैल्यू मोर नेगेटिव चाहिए, पॉजिटिव नहीं चाहिए। अगर पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब है कि फिर वो ऑक्साइड स्टेबल नहीं होंगे। यही रीजन है कि जो हमारा मरकरी ऑक्साइड है उसको हम हीट करते हैं तो मरकरी एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे हमें किसी भी प्रकार के रिड्यूसिंग एजेंट लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट का खर्चा बच गया, मतलब प्रोसेस हमारी प्रॉफिटेबल हो गई। तो मरकरी ऑक्साइड से मरकरी बनाने के लिए हमें किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमने खर्चा जो है वो बचा लिया, प्रोसेस हमारी इजी एंड प्रॉफिटेबल हो गई। जो हमारा सिल्वर ऑक्साइड है ये भी बिना कोई रिड्यूसिंग एजेंट लिए डिकम्पोज हो जाता है सिल्वर एंड ऑक्सीजन में। इक्वेशन को हमने किया बैलेंस, तो यहां पे आप कर दो 4, तो ये इक्वेशन हो जाएगी बैलेंस। अब जो हमारा Cu2O है, क्यूप्रस ऑक्साइड, इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू बहुत कम नेगेटिव है, मतलब ये जो हमारा
कॉपर मेटल है, ये कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है? ये जो हमारा कॉपर पाइलाइटिस है CuFeS2, जब हम इसको हीट करते हैं तो ये बनता है Cu2S प्लस FeS प्लस S। इक्वेशन को करते हैं बैलेंस तो ये 2FeS हो जाएगा। Cu2S ये मोर होता है और ये लेस होता है, क्यों? क्योंकि ये कॉपर का ओर है ना, तो Cu2S का अमाउंट ज्यादा होगा। अब Cu2S ये सल्फाइड ओर है, इसका कराते हैं रोस्टिंग, तो ये Cu2O एंड SO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इक्वेशन को हम करेंगे बैलेंस, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 3 है, यहाँ पे 2 है, तो ये 3/2 कर दो। अब ये जो Cu2O बना है ये Cu2S को क्या कर देता है? रिड्यूस कर देगा, तो Cu प्लस SO2, इक्वेशन हो गई बैलेंस। तो ये जो हमारा कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर अगर हम बना रहे हैं तो इसके लिए हमें किसी भी प्रकार के रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसका जो ओर है वो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना लेता है। तो ये कॉपर का ओर था, कॉपर सल्फाइड कॉपर ऑक्साइड से रिएक्ट करके कॉपर बन गया। तो यहां तक की प्रोसेस में हमको किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ी, मतलब हमने रिड्यूसिंग एजेंट का खर्चा बचा लिया। तो हमारी मेटलर्जिकल प्रोसेस कैसी हो गई? प्रॉफिटेबल हो गई। अब बात आती है जिंक ऑक्साइड से नीचे वाले ऑक्साइड के लिए। तो अब हमारा अगला एग्जांपल है जिंक ऑक्साइड का। तो जिंक ऑक्साइड का ग्राफ ये है। ये जिंक ऑक्साइड कैसे बना? जिंक प्लस ऑक्सीजन से जिंक ऑक्साइड बना। ये कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बना एंड कार्बन ऑक्सीजन से कार्बन मोनोऑक्साइड बना। तो देखो जरा, इस 1270 केल्विन पे ये तीनों लाइन जो है एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। तो 1270 से नीचे टेम्परेचर की हम बात करें तो जिंक ऑक्साइड बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो जिंक ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन दोनों के द्वारा रिड्यूस नहीं हो सकता। तो अगर हम बात करते हैं जिंक ऑक्साइड की, तो ये 1270 केल्विन से लो टेम्परेचर पे आप चाहे कार्बन ले लो एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी, रिडक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर हम इससे हाई टेम्परेचर पे ले लें तो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन दोनों ही जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा। लेकिन कार्बन के केस में क्या है कि डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो ज्यादा नेगेटिव आ रही है। अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं तो डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो लेस नेगेटिव आ रही है। और हमको पता है कि वही रिएक्शन फीजिबल होती है जहां पे डेल्टा जी की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव हो। तो जिंक ऑक्साइड के लिए बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? कार्बन होगा। तो जिंक प्लस CO बनेगा। तो ये 1270 केल्विन से अबव टेम्परेचर पे रिएक्शन होनी है। तो जिंक ऑक्साइड के लिए बेटर रिड्यूसिंग कौन सा है? कार्बन है, ना कि कार्बन मोनोऑक्साइड। रीजन आप समझ गए हो कि कार्बन जब जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस करेगा तो वहां पे डेल्टा जी मोर नेगेटिव होगा एज कंपेयर टू कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूस करें। अब हम हेमेटाइट Fe2O3 के लिए एलिंगम डायग्राम जो है वो देख लेते हैं। तो ये हमारा Fe2O3 है, हेमेटाइट, जो बना है आयरन प्लस ऑक्सीजन से Fe2O3। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से CO2 बना, कार्बन ऑक्सीजन से CO बना। तो देखो जरा, ये तीनों लाइन जो है जिस पॉइंट पे कट कर रही है वो टेम्परेचर है 1073 केल्विन का। तो इससे अगर हम बिलो टेम्परेचर की बात करें तो ये तो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड का ग्राफ है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड Fe2O3 को रिड्यूस कर देगा, जो नीचे लाइन होती है वो ऊपर वाली लाइन को रिड्यूस कर देगी। लेकिन इससे अबव टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो ये Fe2O3 है, इससे नीचे जो है वो कार्बन की लाइन आ रही है, तो ये कार्बन जो है वो Fe2O3 को रिड्यूस कर देगा। तो जो हमारा Fe2O3 है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के थ्रू रिड्यूस होके आयरन एंड CO2 बनाएगा। इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे 3CO 2Fe, और ये टेम्परेचर है 1073 केल्विन से बिलो टेम्परेचर। ठीक है, अगर हम उससे अबव टेम्परेचर की बात करें तो Fe2O3 ये कार्बन के थ्रू रिड्यूस होके आयरन एंड
CO बनाएगा 3 और ये 3, लेकिन ये 1073 से अबव टेम्परेचर पे। तो यार हम ज़्यादा टेम्परेचर यूज़ क्यों करें, अपना ज़्यादा फ्यूल खर्चा क्यों करें? क्योंकि हमें तो प्रोसेस जो है प्रॉफिटेबल करनी है, एक्सपेंसिव थोड़ी करनी है। तो प्रोसेस प्रॉफिटेबल इस वाले केस में है, इसलिए Fe2O3 के लिए बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन मोनोऑक्साइड है, ना कि कार्बन। आप समझ गए कि हेमेटाइट जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के थ्रू रिड्यूस क्यों होता है, कार्बन से क्यों नहीं हम उसको रिड्यूस करते हैं? क्योंकि कार्बन से आप रिड्यूस करोगे तो महंगा पड़ेगा, हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होगी, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रोसेस जो है वो सस्ती पड़ जाती है। फिर हम बात करेंगे क्रोमियम ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम की। तो देखो जरा, क्रोमियम ऑक्साइड एंड ये एल्यूमिनियम है, ये Al2O3 और ये Cr2O3 है। तो दोनों कैसे बने हैं? क्रोमियम प्लस ऑक्सीजन से Cr2O3 बना, तो 2 क्रोमियम एंड 3/2O2। एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन से Al2O3 बना, तो 2 एल्यूमिनियम 3/2O2। तो देखो जरा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड की लाइन ये दूसरे को कट नहीं कर रही है। इसका मतलब है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू क्रोमियम ऑक्साइड के। इसीलिए जब क्रोमियम ऑक्साइड को हम रिड्यूस करते हैं तो वहां पे एल्यूमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं, तो ये बनता है आपका Al2O3 एंड क्रोमियम। तो ऐसे हमारा Al2O3 जो है वो बन जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहां पे हमने कार्बन के थ्रू रिडक्शन क्यों नहीं कराया, क्योंकि कार्बन एंड हाफ O2 से CO बनेगा। तो कार्बन के थ्रू रिड्यूस क्यों नहीं कराया? क्योंकि हाई टेम्परेचर पे कार्बन जो है वो इसको रिड्यूस कर देगा, एल्यूमिना को भी कर देगा और क्रोमियम ऑक्साइड को भी कर देगा। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि टेम्परेचर बहुत हाई होगा तो हमारा खर्चा जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो जो हमारा एल्यूमिना है Al2O3 वो कभी भी क्रोमियम के थ्रू रिड्यूस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि क्रोमियम ऑक्साइड कम स्टेबल होता है एज कंपेयर टू Al2O3। Al2O3 की लाइन नीचे है, क्रोमियम ऑक्साइड की लाइन ऊपर है, इस कारण क्रोमियम के थ्रू एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिडक्शन नहीं हो सकता। अब Al2O3 को हम कार्बन से भी रिड्यूस नहीं कराते। क्यों? क्योंकि जो हमारा एल्यूमिनियम मेटल है वो हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होगी, तो हाई टेम्परेचर पे एल्यूमिनियम कार्बन से कंबाइन होकर Al4C3 बनाती है, एल्यूमिनियम कार्बाइड बन जाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिड्यूस जरूर होगा कार्बन से, लेकिन ये टेम्परेचर हाई हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे कार्बन का ग्राफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड से नीचे आ रहा है। और हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, जो एल्यूमिनियम बन रहा था वो कार्बन से रिएक्ट करके एल्यूमिनियम कार्बाइड बना लेगा। इसीलिए हम एल्यूमिना को अगर रिड्यूस कराना होता है तो हम मैग्नीशियम का यूज करते हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और ये एल्यूमिनियम होता है। ऐसे जो है वो रिएक्शन हम कराते हैं। फिर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड को कंपेयर कराते हैं। तो देखो जरा, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का ग्राफ है और ये रेड वाला एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। तो ये दोनों जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं वो टेम्परेचर है 1665 केल्विन, 1665 केल्विन पे ये कट कर रहे हैं। तो 1665 टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर पे मैग्नीशियम ऑक्साइड स्टेबल है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड स्टेबल नहीं होगा। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो मैग्नीशियम के थ्रू रिड्यूस हो जाएगा, MgO बनेगा और एल्यूमिनियम डिस्प्लेस हो जाएगी, और ये टेम्परेचर 1665 केल्विन से बिलो टेम्परेचर होगा। इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। लेकिन अगर हम इससे अबव टेम्परेचर की बात करें तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो एल्यूमिनियम से रिड्यूस हो जाएगा 1665 केल्विन से अबव टेम्परेचर पे। तो क्या बनेगा, Al2O3 एंड मैग्नीशियम। इक्वेशन को करेंगे बैलेंस, तो यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3, तो इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाती है। तो ये हमारा एलिंगहम डायग्राम हो गया। यहाँ से हमको ये पता चलता है कि कौन से मेटल ऑक्साइड के लिए कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो बेटर रहेगा।
तो बोर रिड्यूसिंग एजेंट बेटर होता है जिस केस में डेल्टा जी की वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव आती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर डेल्टा जी कह रहे हैं या फिर डेल्टा जी है क्या? तो ये हमारी गिब्स फ्री एनर्जी होती है। तो गिब्स फ्री एनर्जी की जो थर्मोडायनेमिक्स में इक्वेशन होती है वो होती है डेल्टा जी स्टैंडर्ड इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। तो ये हमारी गिब्स एनर्जी है और हमें डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव रखनी है। और डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव तभी पॉसिबल है जब हमारा डेल्टा एच जो है वो कैसा हो, नेगेटिव, और डेल्टा एस जो है वो कैसा हो, पॉजिटिव हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर तो हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता, तो टेम्परेचर तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। तो डेल्टा जी की वैल्यू कौन डिसाइड कर रहा है? डेल्टा एच एंड डेल्टा एस डिसाइड कर रहा है। तो ये हमारा एलिंघम डायग्राम हो गया। हेलो एवरीवन, आज हम हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील की बात करेंगे कि हमारा हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील क्या कहलाता है। तो हमारी पहली टर्म है एनीलिंग, सेकंड है क्विंचिंग, थर्ड है टेम्परिंग। टेम्परिंग में आता है केस हार्डनिंग एंड नाइट्राइटिंग। तो जो हमारी एनीलिंग है उसमें क्या होता है, उसमें हम हार्ड स्टील से सॉफ्ट स्टील बनाते हैं। तो इसको हम ऐसे याद रखते हैं, HAS, हार्ड स्टील बिकम सॉफ्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एनीलिंग। क्विंचिंग में हम क्या करते हैं, एनीलिंग का अपोजिट, सॉफ्ट स्टील जो है वो क्विंचिंग में क्या होता है, हार्ड बनता है, तो SQH। टेम्परिंग में क्या होता है, जो हमारी हार्ड स्टील होती है टेम्परिंग में हार्ड ही रहती है। तो यहाँ पे हार्ड एंड ब्रिटल स्टील जो है वो हार्ड एंड नॉन ब्रिटल स्टील में कन्वर्ट होता है। तो ये हमारा टेम्परिंग हो गया। केस हार्डनिंग में होता क्या है कि जो हमारी माइल्ड स्टील होती है वो केस हार्डनिंग में क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है, MCH। और नाइट्राइटिंग में क्या होता है, माइल्ड स्टील नाइट्राइटिंग में हार्ड हो जाती है। तो ऐसे हम ये याद रख सकते हैं। तो HAS का मतलब है हार्ड एंड सॉफ्ट, SQH का मतलब है सुपर क्वालिटी हीरो या सुपर क्वालिटी हीयर। HTH का मतलब है हार्ड टू हार्ड। MCH का मतलब है माई क्लब हाउस। और MNH का मतलब है माई नाइस होम। तो बस ऐसे हम इनको याद रख सकते हैं। एनीलिंग में क्या होता है कि हार्ड स्टील सॉफ्ट हो जाता है, क्विंचिंग में सॉफ्ट स्टील को हम हार्ड बनाते हैं, टेम्परिंग में हार्ड स्टील हार्ड ही रहता है, केस हार्डनिंग में माइल्ड स्टील जो है वो हार्ड बनता है, नाइट्राइटिंग में माइल्ड स्टील जो है वो हार्ड बनता है। तो आइए अब हम इनकी डेफिनेशन जो है वो देखेंगे कि एनीलिंग में हार्ड स्टील सॉफ्ट स्टील में कैसे कन्वर्ट होता है। तो हमें क्या करना होता है, जब हम हार्ड स्टील को जो है वो रेड हॉट हीट करते हैं, ये अप्रॉक्स 700 से 800 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है, तो हार्ड स्टील जो है वो रेड हॉट हो जाता है। फिर उसको धीरे धीरे स्लोली क्या करते हैं, कूल करते हैं, तो हमारा हार्ड स्टील जो है वो सॉफ्ट स्टील में कन्वर्ट हो जाता है। क्विंचिंग में क्या होता है, जो हमारी सॉफ्ट स्टील होती है उसको रेड हॉट हीट करते हैं, टेम्परेचर अप्रॉक्स 850 डिग्री सेल्सियस के अबव होता है। फिर उसको क्या करना है, उसको सडन कूल करना है। या तो आप उसको ऑयल में इमर्ज करा दो या फिर वाटर में इमर्ज करा दो। तो या तो ऑयल में डिप करना है या फिर वाटर में डिप करना है, तो सॉफ्ट स्टील जो है वो हार्ड बन जाती है। क्विंचिंग में जो स्टील हार्ड होती है वो कैसी होती है, ब्रिटिल भी होती है। तो क्विंचिंग में सॉफ्ट स्टील हार्ड एंड ब्रिटिल में कन्वर्ट होता है। अब हार्ड एंड ब्रिटिल स्टील जो क्विंचिंग की स्टील है उसको हम टेम्परिंग में क्या करते हैं, हार्ड एंड नॉन ब्रिटिल बनाते हैं। तो हार्ड स्टील को हम 200 से 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं बिलो रेड हॉट टेम्परेचर। तो बिलो रेड हॉट टेम्परेचर कितना होता है, 200 से 300 डिग्री सेल्सियस होता है, हीट करते हैं। तो हार्ड स्टील की जो ब्रिटिलनेस है वो खत्म हो जाती है।
तो हार्ड स्टील कैसा हो जाता है, नॉन ब्रिटल हो जाता है। केस हार्डनिंग में क्या करते हैं, जो हमारी माइल्ड स्टील होती है उसको चारकोल में हम हीट करते हैं और फिर उस स्टील को हम ऑयल में डिप करा देते हैं, ऑयल में ठंडा करते हैं, तो उस स्टील पे जो है वो आयरन कार्बाइड की लेयर जो है वो डिपॉजिट हो जाती है, जिसके कारण माइल्ड स्टील जो है वो हार्ड बन जाती है। नाइट्राइटिंग में क्या होता है कि हम माइल्ड स्टील को हीट करते हैं अमोनिया के एटमॉस्फेयर में, अमोनिया यहाँ पे ड्राई होती है, तो ड्राई अमोनिया के एटमॉस्फेयर में हमें माइल्ड स्टील को हीट करना है, तो माइल्ड स्टील पे जो है वो आयरन नाइट्राइड की एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है जो कि स्टील को हार्ड बनाती है। तो चलिए अब हम इनकी डेफिनेशन जो है वो नोट कर लेते हैं। तो हमारी पहली डेफिनेशन है एनजिंग, द हार्ड रेड हॉट स्टील 700 to 800 डिग्री सेल्सियस अलाउ टू कूल एट रूम टेम्परेचर बाय विच हार्ड स्टील बिकम्स सॉफ्ट। तो हार्ड स्टील को हम रेड हॉट करते हैं, कितना टेम्परेचर लगता है, 700 से 800 डिग्री सेल्सियस पे हार्ड स्टील जो है वो रेड हॉट हो जाती है। तो क्या होता है, जब हम उसको स्लोली कूल करते हैं तो वो सॉफ्ट स्टील में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, एंड स्लोली कूल एट रूम टेम्परेचर, तो हार्ड स्टील जो है बिकम सॉफ्ट। इसके बाद हमारी सेकेंड टर्म है क्विंचिंग और हार्डनिंग। द सॉफ्ट रेड हॉट स्टील अबव 850 डिग्री सेल्सियस is cooled suddenly at room temperature, immersing it into water or oil by which the steel become hard and brittle. तो सॉफ्ट स्टील को जब हम रेड हॉट करते हैं 850 डिग्री सेल्सियस के अबव टेम्परेचर पे और कूल करते हैं उसको सडनली वाटर और ऑयल में, तो स्टील जो है वो हार्ड बन जाता है, इसको हम क्विंचिंग बोलते हैं। फिर इसके बाद हमारी थर्ड टर्म है टेम्परिंग। The hard and brittle steel is heated to temperature much below redness, 200 to 300 degrees Celsius, and cooled very slowly at room temperature, by which brittleness of steel disappears while the hardness remains same. तो हार्ड एंड ब्रिटेल स्टील को हम 200 से 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, उसको कूल करते हैं स्लोली, तो वो हार्ड एंड नॉन ब्रिटेल स्टील में कन्वर्ट हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं टेम्परिंग। फिर टेम्परिंग की ही टर्म है केस हार्डनिंग। इसमें क्या होता है, when mild steel is heated with charcoal and plugged into oil, this makes the surface layer hard due to formation of iron carbide. आयरन कार्बाइड का फॉर्मूला Fe3C होता है, जिसको कि हम सीमेंटाइन भी बोलते हैं। तो माइल्ड स्टील को चारकोल में हीट करोगे और कूल करोगे ऑयल में, तो माइल्ड स्टील जो है वो हार्ड स्टील में कन्वर्ट हो जाता है, इसी को हम केस हार्डनिंग बोलते हैं। फिर हमारी अगली टर्म है नाइट्राइटिंग। When the mild steel heated to 550 degrees Celsius in the dry ammonia, this makes the surface layer hard due to formation of iron nitride. It is used borewell drilling equipment. तो माइल्ड स्टील को जब ड्राई अमोनिया में हीट करते हैं 550 डिग्री सेल्सियस पे, तो स्टील जो है वो हार्ड बन जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयरन नाइट्राइड लेयर। तो इस प्रोसेस को हम नाइट्राइटिंग बोलते हैं।